अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो अपने सर्कल में शेयर करें। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। अगर आप अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करेंगे तो इंश्योर कर लें कि जहाँ पे भी आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वहाँ पे किसी भी किस्म का शोर या डिस्टॉर्शन मौजूद नहीं है। गाइस, आज की जो पहली स्टोरी है ये हमें फ़ारूकी साहब ने भेजी है और ये बताते हैं कि इनका जो बेसिकली ताल्लुक़ है वो मुल्तान से है। और जैसे जैसे ये बड़े हो रहे थे तो इनके फादर की आदत थी कि हर कुछ अरसे बाद जैसे इनके हालात मज़ीद बेहतर होते तो ये अपना घर चेंज करते रहते थे। वैसे ही जब ये 15-16 साल के हुए तो इनके फादर ने मुल्तान के एक पोश इलाके में एक बड़ी सी कोठी, एक बंगला लिया। अब ये जो इन्होंने कोठी ली थी, ये जो बंगला लिया था, ये मार्केट से कम रेट पे मिला था और इस पे मेरे जो फादर थे वो भी ताज्जुब का शिकार थे। वो खुद हैरान थे कि इतने कम पैसों में इतना बड़ा बंगला या इतने अच्छे इलाके में बंगला कैसे मिल सकता है। खैर, ये जो बंगला था इसके चारों तरफ पार्क मौजूद था, ग्राउंड पे इनकी रिहाइश थी और वो जो फर्स्ट फ्लोर था वहाँ पे एक रूम मौजूद था। और इनके फादर को बेचने वाले ने कहा था कि आप कोशिश करिएगा कि ये जो फर्स्ट फ्लोर का रूम है इसको कम से कम इस्तेमाल करें या इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हमारी इतनी बड़ी फैमिली नहीं थी, हम टोटल 4 लोग थे, तो हमारे लिए उस कमरे को इस्तेमाल करना या ना करना इतना अहमियत का हामिल नहीं था। मेरे फादर ने हम सबको बता दिया था कि अगर कोई ज़रूरी काम हो तो फर्स्ट फ्लोर पे जाना या फर्स्ट फ्लोर वाले रूम में जाना, अदरवाइज अवॉइड करना। लेकिन उन्होंने रीज़न नहीं बताया था कि वो किस वजह से मना कर रहे हैं। बहरहाल, जब हम लोग वहाँ पे शिफ्ट हुए तो हमारे अक्सर कज़न थे जो शेखुपुरा से या दूसरे शहरों से यहाँ पे रुकने आया करते थे। तो ऐसे ही एक दफ़ा हमारे कज़न सारे आए हुए थे और आपको पता है कि जब कज़न वगैरह होते हैं तो शरारतें होती हैं, खेला जाता है, छुपन छुपाई खेला जाता है। तो वैसे ही हम लोग छुपन छुपाई खेल रहे थे और छुपन छुपाई खेलते खेलते मेरा जो एक कज़न था वो छुपने के लिए छत पे या फर्स्ट फ्लोर पे चला गया। अब ये जो टाइम था ये मगरिब के फ़ौरन बाद का टाइम था, यानी कि हल्का हल्का अंधेरा हो चुका था और हल्की हल्की रोशनी बाकी थी। खैर, वो छुपता छुपाता कमरे के अंदर चला गया। कमरे के अंदर की लाइट बंद थी और कुछ देर तक हम उसको तलाश करते रहे और हम परेशान थे कि आखिर कहाँ पे जाके छुप चुका है। खैर, कुछ देर के बाद हमारा जो कज़न था वो फर्स्ट फ्लोर से खुद ही नीचे उतरता हुआ आ गया और कहने लगा कि भाई, मैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर में जाके छुपा था और जब मैं वहाँ जाके छुपा था तो मैंने देखा कि वहाँ पे बहुत सारी चूड़ियाँ रखी हुई हैं। अब ये सुन के हमें ताज्जुब हुआ और हमें इश्तियाक भी हुआ कि आखिर ये चूड़ियाँ किसकी रखी हुई हैं और कौन फर्स्ट फ्लोर पे रहा करता था या रहा करता है। लेकिन हमें याद था कि हमारे फादर ने मना किया था कि फ़र्स्ट फ्लोर पे नहीं जाना है, तो लिहाजा मैंने बात आई गई कर दी और मैंने कहा कि हो सकता है अम्मी ने फर्स्ट फ्लोर पे अपनी चूड़ियाँ रखी हों। ये बताते हैं कि इसी तरह मज़ीद कुछ दिन गुजरे और हमारे वही कज़न अब तक हमारे घर में रुके हुए थे और अक्सर ऐसा होता था कि शाम के टाइम में हम लोग गली में चले आते थे, वहाँ जाके खेलते थे और जब अंधेरा होने लगता था तो घर वापस आते थे। तो वैसे ही एक शाम थी और शाम के तकरीबन 6-6:30 बजे का टाइम था। मगरिब की अजान ख़त्म हो चुकी थी और एक एक करके हम लोग सारे अपने घर की तरफ या अपनी कोठी की तरफ या अपने बंगले की तरफ वापस आ रहे थे। ये बताते हैं कि जब हम लोग वापस आ रहे थे तो हम में से एक जो कज़न था, जो सबसे बड़ा था, वो सबसे पीछे चल रहा था और जैसे जैसे हम लोग अंदर एंटर हुए तो सबसे आखिर में घर के अंदर दाखिल हुआ। अब जब घर के अंदर आप दाखिल होते हैं तो दाखिल होते ही सबसे पहले आपकी नज़र सामने पड़ती है और उसके बाद ऊपर पड़ा करती है। तो वैसे ही जब मेरा कज़न अंदर दाखिल हुआ तो उसकी नज़र पहले सामने पड़ी, सब नॉर्मल था, और उसके बाद अल्टीमेटली उसकी नज़र फर्स्ट फ्लोर पे या ऊपर वाले कमरे पे पड़ी। तो जब उसने ऊपर की तरफ देखा तो वो बताता है कि ऊपर उसने देखा कि एक लड़की या एक औरत खड़ी हुई है और उसके ख्याल में शायद उस औरत ने या उस लड़की ने लाल कलर के कपड़े पहने हुए हैं, बहुत ज़्यादा तैयार हुई हुई है, बाल बनाए हुए हैं, ज्वेलरी वेयर की हुई है और वो मेरे कज़न को देख के मुस्कुरा रही है।
ये बता दें कि मेरे कज़न को पता था कि हमारे घर में कोई इस तरह की लड़की या औरत मौजूद नहीं है, लेकिन पहला इंप्रेशन उसके जहन में यही आया कि हो सकता है कि जब हम बाहर खेलने गए हों तो कोई मेहमान आ गए हों, कोई दूर की कज़न आ गई हों या कोई फैमिली की खातून आ गई हों जो ऊपर जाके खड़ी हो गई हों। लिहाजा उसने इतना गौर नहीं किया और इस बात को नज़रअंदाज करके अंदर की तरफ चला गया। लेकिन जाहिर सी बात है वो टीन एज में था और उसके जहन में उस लड़की या उस औरत की मुस्कुराहट चल रही थी। तो अंदर आने के बाद उसने आगे पीछे देखना शुरू किया और जब उसको पूरे घर में कोई मेहमान नज़र नहीं आए तो उसने अल्टीमेटली मुझसे पूछा कि यार ये जो फर्स्ट फ्लोर पे लड़की खड़ी हुई थी जो हमें देख के मुस्कुरा रही थी, ये कौन थी। जब मेरे कज़न ने मुझसे सवाल किया तो मैं हैरान हो गया, क्योंकि जब मैंने ऊपर देखा था तो वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था। मैंने उसको कहा कि हमारे घर में ऊपर कोई नहीं रहा करता, न कोई लड़की मौजूद थी न कोई लड़की मौजूद है। लेकिन वो कहने लगा कि भाई मैंने खुद देखा है, अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो मेरे साथ ऊपर चलो। अब ये जो बातें हम कर रहे थे ये मेरी खाला भी सुन रही थी, मेरी मदर भी सुन रही थी। तो मेरी मदर कहने लगी कि चलो अगर वो कह रहा है तो ऊपर चल के देखते हैं, हो सकता है कोई बराबर में से इधर उधर से लड़की आ गई हो और शरारत कर रही हो। अब हमारा जो एरिया था बड़ा पोश एरिया था, ये बंगला या कोठी बना हुआ था, तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि किसी बराबर वाले घर से या किसी और जगह से या किसी नौकर के घर से कोई औरत या कोई लड़की हमारे फर्स्ट फ्लोर पे आके खड़ी हो जाए, और ना सिर्फ खड़ी हो बल्कि वो उस तरह स्माइल पास करे। खैर मेरी मदर, मेरी खाला और हम लोग ऊपर गए और ऊपर जाके हमने पूरी छत छान मारी, वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था। हाँ, वो जो कमरा था जो फर्स्ट फ्लोर था वहाँ पे हमने चेक नहीं किया, क्योंकि हमारे फादर ने कहा था कि ये जो छत है इसके ऊपर जो कमरा बना हुआ है, इस कमरे में बिला ज़रूरत नहीं जाना, ना इसको खोलना। अब ये बात तो आई गई हो गई और इसी तरह मज़ीद दिन गुजरते रहे और तकरीबन इस वाक़े के 1 से 1.5 हफ्ते के बाद हम सारे के सारे कज़न्स या सारी फैमिली जो है वो एक पिकनिक पे गए हुए थे। और वहाँ पे जब हम पिकनिक पे मौजूद थे तो एकदम से मेरे मामू के पास एक कॉल आई, यानी कि एक एमरजेंसी कॉल थी। और ये कॉल जो थी ये इनके ऑफिस की तरफ से थी और इनको कहा गया था कि कुछ ज़रूरी कागजात हैं जो आपको किसी भी कीमत पे आज हमारे पास पहुँचाने हैं। अब ये जो भी कागजात थे या जो भी मेरे मामू की चीज़ें थी या जो भी इस तरह की चीज़ें हुआ करती थी वो मेरी मदर के पास रखवाया करते थे। अब जब इनके ऑफिस वालों की तरफ से या इनके क्लाइंट की तरफ से इस तरह की कोई रिक्वेस्ट आई तो उन्होंने अल्टीमेटली मेरी मदर से कहा कि मुझे बता दें वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे रखे हैं, मैं घर जाके निकाल के अपने ऑफिस पहुँचा दूँगा। और ऐसा ही हुआ, मेरी मदर ने उनको लोकेशन बता दी और उनको कहा कि ग्राउंड फ्लोर पे जहाँ पे मेरी किताबें रखी हुई हैं उन किताबों के बराबर वाले कैबिनेट में वो डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। मेरे मामू ने सबसे वहाँ पे इजाज़त ली और उसके बाद हमारे घर आ गए। अब हम सारे के सारे लोग पिकनिक में मौजूद थे, बाहर थे, जबकि मेरे जो मामू थे वो हमारे घर आ चुके थे। ये बताते हैं कि जैसे ही मेरे मामू घर के अंदर एंटर हुए तो वैसे ही उन्होंने गेट खोला और गेट खोलते ही उनकी सामने नज़र पड़ी तो उन्होंने अल्टीमेटली देखा कि फर्स्ट फ्लोर के ऊपर एक औरत या एक लड़की खड़ी हुई है और उसका हुलिया बिल्कुल वैसे ही है जैसा मेरा कज़न बता रहा था, यानी बड़ी खूबसूरत है, बड़ी तैयार हुई हुई है और शायद उसने रेड कलर के कपड़े पहने हुए। अब जब मेरे मामू ने फर्स्ट फ्लोर पे इस लड़की को या इस औरत को देखा तो वो सोचने लगे कि आखिर ये कौन औरत है, ये कौन लड़की है जो घर के अंदर आ गई है या दाखिल हो गई है। वो भी यही सोचने लगे कि हो सकता है हमारी कोई गेस्ट हो या हमारे फादर की कोई जानने वाली हो जो घर में मौजूद हो। लिहाजा उन्होंने ऊपर देखने के बजाय अपने काम की तरफ फोकस करना शुरू किया। और ये जैसे ही डॉक्यूमेंट्स उठाने के लिए हमारी मदर के कमरे में आए तो वहाँ आके जब ये डॉक्यूमेंट्स उठा रहे थे तो पीछे से इनको ऐसा लगा कि कोई सीढ़ियों से उतरता हुआ इनके करीब आया है या इनके पास आया है। ये बताते हैं कि जैसे ही मेरे मामू ने पलट के देखा तो वही लड़की जो बड़ी हसीन और जमील थी, जो बहुत खूबसूरत थी, जिसने रेड कलर के कपड़े पहने हुए थे, जिसने ज्वेलरी वेयर की हुई थी, जो तैयार हुई हुई थी, वो मेरे मामू के सामने खड़ी हुई है और इनको देख के मुस्कुरा रही है। मेरे मामू ने कहा कि आप कौन हैं, आप यहाँ पे क्या कर रही हैं और आप यहाँ पे क्यों आई हैं। ये सुन के वो जो लड़की थी उसने कोई जवाब नहीं दिया और देखते ही देखते वापस स्टेयर्स की तरफ गई और ऊपर की तरफ चली गई, यानी कि ऐसा लगने लगा कि शायद वो उसी रूम में जो ऊपर रूम मौजूद है वहाँ चली गई है। मेरे मामू ऑलरेडी जल्दी में थे तो जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स इन्होंने उठाए और वो अपने ऑफिस की तरफ या अपने क्लाइंट की तरफ रवाना हो गए।
ये बताते हैं कि इसी तरह 2-4 दिन बाद जब मामू का आना हुआ तो उन्होंने मेरी मदर से, मेरे फादर से, हम सब से पूछा कि ऊपर कौन लड़की रहती है। अब जब मेरी मदर ने मेरे मामू के मुंह से ये सुना तो उनको यकीन आ गया कि उस दिन जो मेरा कज़न कह रहा था वो ठीक कह रहा था। यकीनन ऊपर कोई लड़की या औरत रहा करती है और ये कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, बल्कि शायद ये कोई दूसरी मखलूक है जो हमारे साथ साथ ऊपर रहा करती है। मेरे फादर ने अगेन हम सबको कहा कि तुम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है कि ऊपर जाओ या ऊपर जाके चेक करो या उस कमरे के अंदर जाओ। ये बताते हैं कि इस वाक़े के बाद से मेरे फादर अलर्ट हो चुके थे और उनको अंदाज़ा हो चुका था कि कुछ ना कुछ गलत है जो हमारे घर में हो रहा है। लिहाजा इसी दौरानिए में उन्होंने जो करीबी मस्जिद थी वहाँ के इमाम साहब से रब्ता किया और उनसे रिक्वेस्ट की कि एक दफ़ा वो आके हमारे घर को विज़िट करें, ख़ास तौर पे छत के हिस्से में जाएं या वो जो कमरा मौजूद है वहाँ पे जाएं। खैर हमारे वालिद की रिक्वेस्ट पे जब वो इमाम साहब या आलिम दीन हमारे घर में आए और उन्होंने आके हमारा नीचे का हिस्सा चेक किया तो सब नॉर्मल था, लेकिन जब उसके बाद वो ऊपर गए तो ऊपर जाके उन्होंने कदम रखते ही बता दिया कि ये जो जगह है ये बहुत भारी है और मेरे ख़्याल में आपके साथ साथ दीगर मखलूक़ात भी यहाँ पे रहा करती हैं। खैर उसके साथ साथ उन्होंने वो जो कमरा था अंदर जाके चेक किया और जब उन्होंने वो कमरा अंदर जाके चेक किया तो वाकई में वहाँ पे किसी औरत के कपड़े मौजूद थे, उसकी चूड़ियाँ रखी हुई थी, उसके जूते रखे हुए थे और बज़ाहिर देखने से यही इम्प्रेशन आ रहा था कि शायद कुछ देर पहले कोई यहाँ पे मौजूद था या किसी ने इस रूम को इस्तेमाल किया है। खैर ये जो इमाम साहब थे इन्होंने कुछ वज़ाइफ वगैरह बताए, कुछ तावीज़ात दिए, इसके अलावा कुछ कीलें दी जो उन्होंने कहा कि घर के चारों तरफ लगा दो और ये जो ऊपर का हिस्सा है, ख़ास तौर पे ये जो रूम है, ये जो फर्स्ट फ्लोर है, उसको मुकम्मल तौर पे बंद कर दो, क्योंकि उनके ख़्याल में ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे बाकायदा एक फ़ैमिली है जो जन्नात की फ़ैमिली है, वो रहा करती है। अगर हमने उनको हटाने की कोशिश की या निकालने की कोशिश की तो हो सकता है वो हमें और हमारी फैमिली को नुकसान पहुँचाएँ। ये बताते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि हमारे फादर ने मुकम्मल तौर पे फर्स्ट फ्लोर को बंद कर दिया, वहाँ आने जाने पे पाबंदी लगा दी और हम तकरीबन 3 साल तक उस घर में रहे और इन 3 सालों में हमारे अलावा हमारे पड़ोसियों ने, हमारे रिश्तेदारों ने, बहुत सारे लोगों ने उस औरत को या उस लड़की को रेड ड्रेस के अंदर हमारी छत पे विटनेस किया। ये बता देंगे कुछ अरसे बाद जब हमने वो घर शिफ्ट किया और जिन लोगों को घर दिया तो उनको भी हमने बता के दिया कि ये जो फर्स्ट फ्लोर है यहाँ पे दीगर मखलूक़ात रहा करती हैं। अगर आपको यहाँ पे सुकून से रहना है, आसानी से रहना है और कामयाब होना है तो आप उन लोगों को तंग ना करें। अगर आप उनको तंग करेंगे तो वो अपनी प्रेजेंस शो करेंगे और वो आपको तंग करेंगे। गाइस आज की जो दूसरी स्टोरी है ये स्टोरी हमें मोइन साहब ने भेजी है और ये बताते हैं कि इनका ताल्लुक़ वैसे तो कराची से है, लेकिन इनका जो ननियाल है वो रोहड़ी में या सक्कर में वाक़या है और अक्सर ऐसा होता है कि इनकी जो मदर हैं वो समर वेकेशंस में या विंटर वेकेशंस में इन सब को लेके अपने ननियाल या अपनी माँ के घर जाया करती हैं। अब इनकी जो नानी थी वो पिछले 25 साल से एक बहुत बड़ी कोठी में या हवेली में रहा करती थी, लेकिन इन्होंने 2009 या 10 में अपना जो घर था या अपनी जो हवेली थी उसको सेल कर दिया था और सेल करने के साथ साथ जिसके जो हिस्से थे या जिसके जो पैसे थे तमाम बच्चों को दे दिए थे और उसके बाद जो तमाम बच्चे थे उन्होंने अपने अपने छोटे छोटे घर खरीद लिए थे। तो ये बताते हैं कि वैसे ही इनके जो बड़े मामू थे उन्होंने घर लिया था, वो घर भी सक्खर में मौजूद था और वो घर दीगर मामू, खाला और फैमिली मेम्बर्स के मुकाबले में ज़्यादा बड़ा घर था। तो जब हमारी नानी ने अपने घर को सेल कर दिया था या सबके हिस्से कर दिए थे तो उसके बाद से जब भी हमें सक्खर जाना होता था तो हम कोशिश करते थे उन्हीं मामू के घर में रुकें, वहीं पे रात गुजारें, क्योंकि इनका जो घर था वो दीगर मामूओं से बड़ा घर था। तो वैसे ही एक दफ़ा का जिक्र है कि मैं अपने फादर के साथ, अपनी मदर के साथ, अपनी बहन के साथ अपने मामू के घर रुकने गया हुआ था और हमारा इरादा यही था कि 3-4 दिन यहाँ पे गुजारेंगे, उसके बाद वापस कराची आ जाएंगे। खैर जब मैं रात को सोने के लिए लेटा तो रात के तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे हम सारे के सारे लोग सो गए थे और तकरीबन 2 या 2:30 बजे का टाइम था कि एकदम से मुझे महसूस होने लगा कि जैसे मैं हवा में उड़ रहा हूँ या मैं हवा में फ्लोट कर रहा हूँ। अब जैसे ही मुझे यह एहसास हुआ तो एकदम से मेरी आँख खुली और जब मेरी आँख खुली तो वाकई में मैंने देखा कि मैं बेड से तकरीबन 1 या 1.5 फीट ऊपर हूँ और हवा में मौल्लिक हूँ।
जबकि कोई भी सपोर्ट मेरे नीचे मौजूद नहीं थी और मैं खुद हैरान था कि मैं हवा में कैसे हूँ और हवा में कैसे उड़ रहा हूँ। खैर, जब मैंने अपने आप को हवा में देखा तो मैं खौफ का शिकार हो गया और जो भी कुरानी आयत वगैरह मुझे आती थी वो मैंने पढ़ना शुरू की। और जैसे ही मैंने ये आयत वगैरह पढ़ना शुरू की तो देखते ही देखते मैं वापस नीचे आ गया और ऐसा लगने लगा जैसे सब नॉर्मल हो चुका है। अब जब सुबह में उठा तो मैंने ये जो वाक़या था इसका जिक्र अपने फ़ादर से किया और अपने फ़ादर को मैंने बताया कि रात में मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं 1 फीट हवा में मौजूद हूँ और मैं हवा में उड़ रहा हूँ। ये सुन के जो मेरे फ़ादर थे, मेरी मदर थी, मेरे बहन भाई थे, वो हंसने लगे, मेरा मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि भाई तुम्हारा वहम है, तुमने कोई ख्वाब देखा होगा, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम हवा में उड़ो या फ्लोट करो। खैर, जब उन लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया तो मैंने अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश की कि वाकई में मैंने कोई ख्वाब देखा होगा, ऐसा कैसे हो सकता है भला। इसी तरह एक रात गुजर गई और जब अगली रात आई तो एग्जैक्टली सेम टाइम पे, यानी कि जिस टाइम पे पहले मुझे लग रहा था कि मैं हवा में फ्लोट कर रहा हूँ, उसी टाइम पे मेरी आँख खुली और मुझे महसूस होने लगा कि मेरे बेड के बराबर में या मेरे बिल्कुल बराबर में कोई आके खड़ा हो चुका है और ना सिर्फ खड़ा हुआ है बल्कि मुसलसल मेरा नाम पुकार रहा है या मुझे आवाज़ दे रहा है। अब जैसे ही किसी ने मेरा नाम पुकारना शुरू किया या मुझे आवाज़ देना शुरू की तो मुझ पर खौफ तारी हो गया। हालांकि मेरे फादर करीबी सो रहे थे, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनको उठा सकूं या अपनी जगह से हट सकूं। खैर, जैसे जैसे कोई मेरा नाम पुकार रहा था वैसे वैसे मुझे जो भी आयत वगैरह आती थी मैंने वो पढ़ना शुरू की और जैसे जैसे मैंने ये आयत पढ़ना शुरू की वैसे वैसे वो जो आवाज़ थी वो आना ख़त्म हो गई या बंद हो गई। ये बताते हैं कि इसी तरह दूसरा दिन गुजर गया और जब दूसरी रात के बाद सुबह हुई तो मैंने अपने घर वालों को, ख़ास तौर पर अपने फादर को, ये बात नहीं बताई क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं इनको बताऊंगा तो ये दोबारा से मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे। लिहाजा मैंने सोचा कि अल्लाह मालिक है, 2-3 दिन और गुजारने, उसके बाद खैरियत से अपने घर चले जाएंगे। ये बता दें कि तीसरे दिन मैं खुद जानबूझ के अपने दूसरे मामू के घर चला गया और मैंने यही डिसाइड किया कि मैं वहाँ पे जाके रुकूंगा, अब मैं यहाँ पे मज़ीद नहीं रुकूंगा। अब इस घर में मेरे मदर फादर मौजूद थे, मेरे बहन भाई मौजूद थे और रात में सोने के लिए उन्होंने उसी जगह का या उसी रूम का इंतखाब किया जहाँ पिछले 2 दिन से वो लोग सो रहे थे। खैर, जहाँ पे मैं सोता था अब मेरी जगह वहाँ पे मेरा भाई लेटा हुआ था और रात के तकरीबन 2 या 2:30 बजे का टाइम था, या अंदाज़न वही टाइम था जिस टाइम मेरी आँख खुला करती थी। मेरा भाई बताता है कि मेरी भी एकदम से आँख खुली और मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे मैं हवा में 3 से 4 फीट ऊपर हूँ और मैं लेविटेट कर रहा हूँ या फ्लोट कर रहा हूँ। ये बताते हैं कि जैसे ही मेरे भाई को ऐसा लगा या उसने अपने आप को हवा में देखा तो उसने एकदम से चीखना शुरू कर दिया और जैसे ही उसने चीखना शुरू किया तो इस दौरानिए में जो मेरे घर वाले थे या मेरे फादर मदर थे वो भी उठ गए और उन्होंने भी देखा कि वाकई में जो मेरा भाई था वो हवा में मौजूद था। और जब उन्होंने जिक्र करना शुरू किया या कुरानी आयत पढ़ना शुरू की या सूरतें पढ़ना शुरू की तब कहीं जाके मेरा भाई एकदम नीचे आया और नीचे आके गिरा। ये बता दें कि उसके बाद मेरे घर वालों को, मेरे फादर को, मदर को भी यकीन आ गया था कि जो कुछ मैं कह रहा था वो बिल्कुल ठीक था और मैं यकीनन मजाक नहीं कर रहा था। खैर, जैसे तैसे इन लोगों ने रात गुजारी और रात गुजारने के बाद जब अगले दिन इनकी मामू लोगों से या जो इस घर के मालिक थे उनसे मुलाकात हुई तो मामू ने कहा कि ये जो घर हमने लिया है, हमें इस घर के बारे में बहुत सारी बातें पता चली हैं जो लेने के बाद पता चली हैं और वाकई में जो हमसे पहले लोग रहा करते थे उन्होंने भी कंफर्म किया है कि यहाँ पे हमारे साथ साथ दीगर मखलूक़ात रहा करती हैं। वो आपको वैसे तंग नहीं करती अगर आप रास्ते में सोएंगे या किसी ऐसी जगह सोएंगे जहाँ पे वो मखलूक़ात मौजूद हैं तो वो आपको वहाँ से हटाने की कोशिश करेंगी। अगर आप वहाँ से हट जाएंगे तो ठीक है, अगर आप दोबारा वहाँ पे सोएंगे तो वो बाकायदा आपको उठा के किसी दूसरी जगह लिटा देंगी। ये बताते हैं कि आज भी मेरे मामू उसी घर में, उसी जगह वहाँ रहा करते हैं और उनको पता है कि उनके साथ साथ दीगर मखलूक़ात वहाँ पे रहती हैं और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है जो दोनों के दरमियान मौजूद है और दोनों में यही डिसाइड हुआ है कि ना हम आपको तंग करेंगे ना आप हमें तंग करें। तो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ जो भी स्टोरीज़ मैंने शेयर की हैं ये स्टोरीज़ आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दुआ करें कि अल्लाह मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, सलामती दे।
अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।